हेलो एवरीवन, मैं हूँ आरिफ विद चंदन श्रीवास्तव एंड यू आर वाचिंग टेक ज्ञान। हम यहाँ पर लाए हैं कंप्यूटर एजुकेशन इन अ वेरी सिंपल वे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इस यूनिट में हम लोग पढ़ेंगे कंप्यूटर के पीढ़ियों के बारे में, यानी कि कंप्यूटर शुरुआत में किस प्रकार के थे, फिर उनका आकार, प्रकार और कार्य की क्षमता में क्या बदलाव आया वक्त के साथ। तो जैसा कि हम मनुष्यों के बीच में होता है, वक्त के साथ नई जनरेशन्स आती हैं, कंप्यूटर में और मशीन्स में भी नए जनरेशन्स आते हैं। सामने उस तौर पे हम उस रूप में देख सकते हैं जिस रूप में हमारे सामने मौजूद है, यानी कि एडवांस, फास्ट, एक्यूरेट मशीन। लेकिन ये शुरुआत से ऐसा नहीं था। सबसे शुरुआत के जो कंप्यूटर्स थे, जिन्हें फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है, ये 1942 के अराउंड में इंट्रोड्यूस किए गए थे। 1942 से लेकर 1955 के बीच में फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स आए। तो जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स थे, इनमें वैक्यूम ट्यूब्स नाम की डिवाइस का प्रयोग किया गया था। ये वैक्यूम ट्यूब जो था, इन कंप्यूटर्स की सबसे बेसिक कंपोनेंट, सबसे बेसिक पार्ट हुआ करता था। ये वैक्यूम ट्यूब इन कंप्यूटर्स में मेमोरी के तौर पे भी कार्य करता था, यानी कि डाटा को भी स्टोर करता था, एज वेल एज जो है ये इसमें सीपीयू यानी कि प्रोसेसिंग का कार्य भी करता था। तो वो कंप्यूटर्स, जिन कंप्यूटर्स में वैक्यूम ट्यूब्स का प्रयोग किया गया, उन कंप्यूटर को फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर कहा जाता है। तो कुछ एग्जाम्पल के लिए हम लोग देखते हैं, हमारे सामने कुछ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स के नाम हैं, जैसे द मार्क 1 कैलकुलेटर, द एडवैक, द एडसैक, द इनियक। ये सब कंप्यूटर्स जो हैं फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स हैं। हम इनकी फ़ोटोज़ देख सकते हैं। चले चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, देखते हैं फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स के कुछ फीचर्स को। तो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स चूँकि अपने तकनीक के हिसाब से बहुत ही लिमिटेड थे और बहुत ही शॉर्टेड थे, इसलिए इनकी फ़ीचर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। फिर भी हम देखते हैं, तो इनमें सबसे पहले वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया था, यानी कि ये वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी के आधार पर रन करते थे। ये अनरिलायबल थे और ना ही ये उतने ज़्यादा यूज़फुल थे। ये केवल मशीन लैंग्वेज को सपोर्ट करते थे, ये ह्यूमन लैंग्वेज को सपोर्ट नहीं करते थे। ये कंप्यूटर्स बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली थे। इनकी जो कॉस्ट थी वह बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा महंगे थे, इसलिए आम जनता, कॉमन पीपल जो है ये उसे अफोर्ड नहीं कर सकते थे। ये बहुत सारा हीट जनरेट करते थे, तो इन्हें जो है ठंडे रखने की ज़रूरत पड़ती थी, यानी कि अगर इन कंप्यूटर्स को रखना होता था तो एसी रूम रिक्वायर्ड होता था, वरना ये बहुत ही ज़्यादा हीट होके इनके कई सारी डिवाइसेस फ्यूज़ हो जाती थी और फट जाती थी। स्लो इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, इन कंप्यूटर्स में जो इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस लगे थे वो स्लो थे और वो बहुत धीमी गति से काम करते थे। ह्यूज इन साइज़, ये कंप्यूटर्स जो है साइज़ में बहुत बड़े थे, इतने बड़े कि आपको एक स्पेशल कमरा चाहिए होता था इन कंप्यूटर्स को रखने के लिए। नीड ऑफ एसी, जैसे कि मैंने पहले ही मेंशन किया, ये बहुत ही ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करते थे, जिसकी वजह से एसी की आवश्यकता पड़ती थी ताकि इन्हें ठंडा रख सके। नॉन पोर्टेबल, और ये पोर्टेबल नहीं थे, यानी कि इन्हें एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाना बहुत ही मुश्किल कार्य था। जहाँ पे इन्हें एक बार इंस्टॉल कर दिया जाता था, ये अपने पूरी लाइफ वहीं पे रहते थे। कंज्यूम लॉट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और ये बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते थे, यानी कि बहुत ही ज़्यादा बिजली की खपत करते थे, इसलिए ये कंप्यूटर्स इफ़िशियंट भी नहीं थे। चलिए देखते हैं इस जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन के कुछ कंप्यूटर्स के नाम। तो फर्स्ट जनरेशन के कुछ कंप्यूटर्स थे, जैसे कि इनियक हमारा, एडवैक, यूनिवैक, जिनके बारे में हमने पिछले यूनिट में पढ़ा था। IBM ने भी कुछ मॉडल्स अपने लॉन्च किए थे फर्स्ट जनरेशन के दौरान, जिनमें से IBM 701 और IBM 750 भी शामिल था। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट जनरेशन की ओर, जो कि हमारा निकल कर आता है सेकेंड जनरेशन। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर ये अराउंड 1955 में इंट्रोड्यूस हुआ मार्केट में। तो 1955 टू 1964 के बीच में जो कंप्यूटर्स आए निकल कर, उन्हें सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर कहा जाता है।
कह रहा है कि ये 1955 के करीब एक नया डिवाइस, जिस डिवाइस का नाम था ट्रांजिस्टर, इस ट्रांजिस्टर को वैक्यूम ट्यूब्स के बदले कंप्यूटर्स में इस्तेमाल किया गया। तो फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर्स थे उनमें वैक्यूम ट्यूब्स लगा था। अब सेकेंड जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स के बदले ट्रांजिस्टर्स का इस्तेमाल किया गया। तो ट्रांजिस्टर्स जो थे वह साइज़ में छोटे थे, चीपर थे, सस्ते थे और वो कम इलेक्ट्रिसिटी, कम पावर कंज्यूम करते थे, अधिक कॉम्पैक्ट थे साइज में, यानी कि साइज में अधिक छोटे थे, ज़्यादा रिलायबल थे, यानी कि इनका रिजल्ट जो है ज़्यादा एक्यूरेट और ज़्यादा फास्ट होता था। तो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स के मुकाबले सेकेंड जनरेशन के जो कंप्यूटर्स थे वह साइज़ में छोटे थे, ज़्यादा कॉम्पैक्ट थे, लेस पावर कंजम्पशन था उसका। जैसे एग्जांपल में हमारे सामने देखते हैं हम CDC 3600, IBM का 1620 मॉडल, ये सब सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर हैं। तो फर्स्ट जनरेशन के कंपैरिजन में ये छोटे थे और कम पावर कंज्यूम करते थे और इनका स्पीड भी बढ़ गया था। चलिए देखते हैं अब कुछ इनके एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस के बारे में। तो कह रहा है कि यूज़ ऑफ ट्रांजिस्टर्स, सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर्स में ट्रांजिस्टर्स का प्रयोग किया गया था। ये फर्स्ट जनरेशन के मुकाबले ज़्यादा रिलायबल थे। फर्स्ट जनरेशन के मुकाबले इनका साइज़ भी ज़्यादा स्मॉल था, छोटा था और ये कम हीट जनरेट करते थे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स के मुकाबले। ये फर्स्ट जनरेशन के मुकाबले कम इलेक्ट्रिसिटी भी कंज्यूम करते थे, यानी कि इन्हें चलाने के लिए फर्स्ट जनरेशन के मुकाबले कम पावर की आवश्यकता पड़ती थी। ये फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स के मुकाबले फास्ट थे, लेकिन अभी भी ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली थे, यानी कि इनमें सुधार तो हुआ था लेकिन इतना अच्छा सुधार नहीं हुआ था कि कॉमन मैन या फिर ऑफिसेज में इनका प्रयोग किया जा सके। अभी भी इन्हें रखने के लिए एसी रिक्वायर्ड था, यानी कि एसी रूम होना आवश्यक था इन्हें रखने के लिए। और ये अभी भी केवल मशीन और असेंबली लैंग्वेज ही सपोर्ट करते थे, ह्यूमन लैंग्वेज सपोर्ट नहीं करते थे। कुछ मॉडल्स जो सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स के समय आए, जिनमें IBM 1620 है हमारा, जिसका फ़ोटो हमने अभी पिछली स्लाइड में देखा था, IBM 7094, CDC 1604, CDC 3600, जिसका फ़ोटो हमने अभी पिछले स्लाइड में देखा था, यूनिवैक 1108, ऐसे कई सारे मॉडल्स जो सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर्स में लॉन्च किए गए थे। चलिए बढ़ते हैं अगले स्लाइड की तरफ, जो कि हमारा आता है थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स। अब थर्ड जनरेशन कंप्यूटर जो थे ये अराउंड 1964 इंट्रोड्यूस किए गए थे। 1964 टू 1975 के बीच में थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर्स आए। ये वो कंप्यूटर्स थे जिनमें पहली मर्तबा इंटीग्रेटेड सर्किट्स का प्रयोग किया गया था। इंटीग्रेटेड सर्किट्स को हम लोग शॉर्ट में IC के नाम से भी जानते हैं। हाँ, वही IC जिन्हें हर तरह के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में प्रयोग किया जाता है, जिनका मोबाइल फ़ोन्स में, टीवीज़ में, रेडियोज़ में या अन्य कई तरह की डिवाइसेस में। ये IC जो थे इन्हें चिप के नाम से भी जाना जाता है। तो ये एक IC जो था, सिंगल IC, इसमें कई सारे ट्रांजिस्टर्स, रजिस्टर्स, कैपेसिटर्स होते थे जो सिलिकॉन के एक लेयर के ऊपर एक साथ लगे हुए होते थे। तो मतलब ये है कि जहाँ पहले सैकड़ों इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स लगे होते थे, उसके बदले अब एक IC लगा हुआ होता था। IC के जो इन्वेंटर थे वो थे जैक किल्बी। तो जैक किल्बी ने IC को इन्वेंट किया था। तब से बहुत बड़ी क्रांति हुई हर क्षेत्र में। जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बनाए जाते थे उनमें बहुत ज़्यादा बदलाव हुआ। इससे कंप्यूटर्स जो हैं वो ज़्यादा छोटे बन गए, स्मॉलर बन गए, साइज में छोटे हो गए, ज़्यादा रिलायबल हो गए और इफ़िशियंट हो गए। यानी कि अब हमारा कंप्यूटर एक कमरे से सिमटकर एक डेस्क के बराबर हो चुका था। यानी कि अब इसे एक डेस्क के रूप में रखा जा सकता था। तो चलिए देखते हैं थर्ड जनरेशन के कुछ एडवांटेजेस के बारे में और डिसएडवांटेजेस के बारे में। तो कह रहा है कि IC यूज्ड, थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर्स में ICs का प्रयोग किया गया था। ये ज़्यादा रिलायबल थे पिछले दो जनरेशन्स के मुकाबले में, यानी कि पिछले दो जनरेशन्स के मुकाबले में ये बहुत ही अच्छे थे, रिलायबल थे, साइज़ में भी बहुत ज़्यादा छोटे थे और बहुत कम हीट जनरेट करते थे। ये डिवाइसेस फास्टर थे एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस टू जनरेशन्स। इन्हें मेंटेनेंस की भी आवश्यकता बहुत कम पड़ती थी।
पिछले जो 2 जनरेशन्स थे, खास करके जो हमारा फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स थे, उनमें बहुत अधिक मेंटेनेंस की आवश्यकता पड़ती थी। ये अभी भी कम कॉस्टली, पहले के मुकाबले कम कॉस्टली थे, मगर इतने कॉस्टली थे कि कॉमन मैन इनका इस्तेमाल नहीं कर सकता था। अभी भी इनमें एसी रिक्वायर्ड होता था, यानी कि अभी भी ये इतनी हीट जनरेट करते थे कि कभी कभी एसी की आवश्यकता पड़ती थी। कंज्यूम्ड लेसर इलेक्ट्रिसिटी, अब ये इलेक्ट्रिसिटी कम कंज्यूम करने लगे, यानी कि इनके लिए अब एक स्पेशल इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत नहीं थी। जो जनरल इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई हमारे घरों तक आती थी, इन इलेक्ट्रिसिटी से भी इन कंप्यूटर्स को चलाया जा सकता था। सपोर्टेड हाई लेवल लैंग्वेज, अब ये कंप्यूटर्स जो थे थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स, ये हाई लेवल के लैंग्वेज को, ह्यूमन अंडरस्टेबल लैंग्वेज को भी समझने लगे थे। तो देखते हैं थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स के कुछ मॉडल्स को। तो थर्ड जनरेशन में जैसे IBM ने अपना 630 सीरीज लॉन्च किया था, IBM ने अपना 360 सीरीज लॉन्च किया था। हनीवेल नाम की एक नई कंपनी आई थी जिसने अपना 6000 सीरीज लॉन्च किया था। PDP पर्सनल डाटा प्रोसेसर, ये भी एक मॉडल था जो थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर्स में आया था। IBM का 370 और 168 मॉडल और TDC का 316 मॉडल भी मार्केट में आया था। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं, जो कि हमारा है फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स जो थे वह 1975 से आने शुरू हुए, और ऐसा नहीं था कि फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स 1975 से लेकर एक स्पेसिफिक टाइम तक आए और समाप्त हो गए। आज के कंप्यूटर्स भी जिस तकनीक पे बनाए जाते हैं, वह तकनीक फोर्थ जनरेशन से काफ़ी ज़्यादा मिलता जुलता है। तो चलिए देखते हैं फोर्थ जनरेशन को। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स अराउंड 1975 इंट्रोड्यूस किए गए थे। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स जो थे, इनमें लार्ज स्केल, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स का इस्तेमाल किया गया था। यानी कि कहने का मतलब ये है, जहां थर्ड जनरेशन में सिंगल आईसीज का प्रयोग होता था, वहीं पे अब फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स में VLSI यानी कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स का इस्तेमाल किया जाता था। VLSIC यानी कि VLSI सर्किट्स जो थे, इनमें 5000 से भी ज़्यादा ट्रांजिस्टर्स लगे हुए थे, और साथ में ये एक चिप में कवर्ड रहते थे। एक ही चिप के अंदर 5000 से भी अधिक ट्रांजिस्टर्स रहते थे। तो इस जनरेशन के जो कंप्यूटर्स थे, उन्हें माइक्रो कंप्यूटर का नाम दिया गया। फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स जो थे वो ज़्यादा पावरफुल थे, कॉम्पैक्ट थे, रिलेबल थे और एफोर्डेबल भी थे, यानी कि आम लोग भी अब इसका इस्तेमाल कर सकते थे, ये इतने सस्ते हो चुके थे। तो कह रहा है कि एज ए रिजल्ट, इसके रिजल्ट के तौर पे यहीं से पर्सनल कंप्यूटर्स की शुरुआत हुई। पर्सनल कंप्यूटर्स का जो इवोल्यूशन था वो फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स से ही शुरू हुआ, यानी कि अब लोग अपने घरों में एंटरटेनमेंट के लिए या फिर वर्क के लिए या फिर इंटरनेट के लिए फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करने लगे थे। तो हमारे सामने 2 पिक्चर्स हैं जिनमें फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स एज एन एग्जाम्पल दिखाए गए हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं इनके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में। तो फोर्थ जनरेशन जो था, इनमें डिसएडवांटेजेज लगभग ना के बराबर थी। ये VLSI टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते थे। ये बहुत ज़्यादा चीप थे, बहुत ज़्यादा पोर्टेबल और रिलायबल थे, यानी कि इन्हें आसानी से कहीं भी ले जाया जा सकता था। PCs का प्रचलन बढ़ गया फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स के आने के बाद। ये साइज में बहुत ज़्यादा छोटे थे और इन्हें AC की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। तो ये सारी मेन फीचर्स थी। कुछ और भी फीचर्स हैं, कुछ और भी फैसिलिटीज़ थी फोर्थ जनरेशन की, जैसे कि इंटरनेट का कॉन्सेप्ट जो है फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स के आने के बाद ही इंट्रोड्यूस किया गया था। नेटवर्क के फील्ड में भी काफ़ी ज़्यादा सुधार हुआ फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स के आने के बाद, और कंप्यूटर्स जो है अब आसानी से मार्केट में अवेलेबल थे, यानी कि आसानी से कोई भी व्यक्ति उन्हें परचेज कर सकता था। फोर्थ जनरेशन के कई सारे कंप्यूटर्स आए, जिनमें कुछ कंप्यूटर्स का नाम यहाँ दिया गया है, जैसे कि डेक 10, स्टार 1000, PDP-2 या और भी कई सारे डिवाइसेस आई। आज भी कई लोगों के पास फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स मौजूद हैं। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने लास्ट और फिफ्थ जनरेशन की ओर। तो
5th जनरेशन जो है ये अभी तक का सबसे लास्ट जनरेशन है, यानी कि इसके बाद अभी कोई नेक्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स नहीं आए हैं। ये 1980 से लेकर अभी प्रेजेंट तक इस्तेमाल होता है। 5th जनरेशन के कंप्यूटर्स जो हैं 1980s में इंट्रोड्यूस किए गए थे और ये आज तक अवेलेबल हैं, यानी कि आज भी हम इन जिन कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करते हैं वह 5th जनरेशन के ही कंप्यूटर्स होते हैं। जहां 4th जनरेशन में VLSI तकनीक का प्रयोग किया गया था, वहीं 5th जनरेशन में ULSI तकनीक का प्रयोग किया गया, यानी कि अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया, जहां मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स को एक माइक्रो प्रोसेसर के ऊपर लगाया गया, जिससे कंप्यूटर का साइज़ इतना कॉम्पैक्ट हो गया कि वो अब पूरी तरह से पोर्टेबल था, यानी कि हम उसे अपने लैप पे, डेस्क पे, यहाँ तक कि हम उसे पहन सकते थे, अपने हाथों में भी यूज़ कर सकते थे। तो इससे कंप्यूटर का जो प्रोसेसिंग पावर था वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया और कंप्यूटर बहुत ही ज़्यादा कॉम्पैक्ट और चीप हो गए। ये जो जनरेशन है हमारा 5th जनरेशन, ये पैरेलल प्रोसेसिंग पे बेस्ड था और इसमें AI तकनीक का भी प्रयोग किया जाता है, यानी कि 5th जनरेशन के कंप्यूटर्स जो हैं AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सॉफ्टवेयर को सपोर्ट कर सकते हैं। AI जो है कंप्यूटर साइंस में, कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी में एक नया और उभरता हुआ ब्रांच है, जहां ऐसे कंप्यूटर्स और ऐसे सॉफ्टवेयर्स बनाने का प्रयास किया जा रहा है जो बिल्कुल इंसानों की तरह सोच सकते हैं, यानी कि उन्हें क्या क्या कार्य करना है, हमें इसे इनपुट देने की आवश्यकता नहीं है, वह सेल्फ अवेयर होंगे और खुद से अपने कार्य कर सकेंगे। तो 5th जनरेशन के कंप्यूटर्स में बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं, जैसे कि हमारा लैपटॉप, जैसे कि हमारा नोटबुक कंप्यूटर, जैसे कि हमारा PC पर्सनल कंप्यूटर, जैसे कि हमारा टैबलेट कंप्यूटर, जैसे कि हमारा स्मार्टफोन, ये सारे 5th जनरेशन कंप्यूटर्स के एग्जाम्पल हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में हमारे 5th जनरेशन कंप्यूटर्स की कुछ खूबियाँ। तो कह रहा है कि 5th जनरेशन की जो मुख्य खूबियाँ थीं, इसमें ULSI तकनीक का प्रयोग किया गया था। यहाँ 5th जनरेशन के कंप्यूटर्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सॉफ्टवेयर्स पे डेवलपमेंट पे ध्यान दिया गया। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग शुरू हो गई, यानी कि कंप्यूटर जो हैं ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज भी समझने लगे। ये पैरेलल प्रोसेसिंग में एडवांस हो गए, यानी कि पैरेलल प्रोसेसिंग में ज़्यादा तेज हो गया, यानी कि एक साथ मल्टी प्रोसेसिंग भी ये कर सकते थे। साथ में ये सुपर कंडक्टर टेक्नोलॉजी में और यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस के साथ आने लगे, यानी कि इनमें कई सारी मल्टीमीडिया फीचर्स भी हमें मिलने लगी, जहां हम ग्राफिक्स डिज़ाइन क्रिएट कर सकते थे, ऑडियो वीडियोस क्रिएट कर सकते हैं। साथ में ये आसानी से अवेलेबल हैं, ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हैं, कॉम्पैक्ट हैं और सबसे बड़ी बात कि ये बहुत ही ज़्यादा चीप हैं, यानी कि एक आम आदमी भी इन कंप्यूटर्स को आसानी से अफोर्ड कर सकता है। तो इस जनरेशन के कुछ कंप्यूटर्स हैं, जैसे कि डेस्कटॉप, लैपटॉप्स, नोटबुक, अल्ट्राबुक, क्रोम बुक या फिर आपका टैबलेट कंप्यूटर या स्मार्टफोन, ये सब जो है 5th जनरेशन कंप्यूटर्स के एग्जाम्पल हैं। तो आज के हमारे यूनिट में बस इतना ही। आज का ये हमारा वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं, समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। यदि इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप लाइक बटन को ज़रूर से ज़रूर प्रेस कीजिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो पे ज़रूर 100 लाइक्स देंगे। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ओके, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।